तो दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने समुद्र में 47 दिन भूखा प्यासा बिताए, जिस पर आसमान से गोलियां चली, जिसे दुश्मन देश ने कैद करके नर्क से भी बदतर जिंदगी दी, लेकिन फिर भी वह न टूटा, न झुका, न हारा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पहले ओलंपिक एथलीट था, फिर वॉर का शिकार बना और बाद में जिंदा रहने की परिभाषा बन गया। यह सिर्फ एक मूवी नहीं है दोस्तों, यह है हिम्मत, दर्द, भूख, यातना और कभी हार न मानने वाली आत्मा की कहानी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे लुइस चैम्परिनी मौत को हर बार आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और हर बार कहता रहा, मैं अभी जिंदा हूं। अगर आपको सर्वाइवल मूवीज, ट्रू स्टोरी और रियल लाइफ मोटिवेशन पसंद है तो यह वीडियो आपके दिल को हिला देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह कहानी अंत तक आपकी सांसें रोक देगी। तो दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल मूवीज देखना बहुत पसंद है तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी में आप जानेंगे कि कैसे एक अमेरिकन लड़के लुइस चैम्परिनी को अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लुइस चैम्परिनी होता है। वह कहीं एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह लड़का बहुत ज्यादा शरारती है और अपने घर में किसी की बात नहीं मानता। एक दिन लुइस ट्रेन के डिब्बे में बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। लुइस उनसे बचकर भागने लगता है और तभी उसका बड़ा भाई उसे देख लेता है। लुइस इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि उसका भाई उसे देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई लुइस के पास आता है और उससे कहता है, तुम इतनी तेज दौड़ते हो, तुम्हें रनर बनना चाहिए। लेकिन लुइस जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। तब उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं लुइस, तुम एक दिन बहुत अच्छे रनर बनोगे। इसके बाद उसका भाई उसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है और हर कदम पर उसकी मदद करता है। एक दिन स्कूल में रेस होती है जिसमें लुइस भी हिस्सा लेता है। रेस शुरू होते ही लुइस सबसे पीछे होता है, लेकिन जैसे ही पीछे से कोई उसे डराता है, लुइस इतनी तेज दौड़ता है कि सबको पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लुइस सड़कों पर दौड़ रहा होता है और उसका भाई पीछे पीछे साइकिल से उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है। यहीं से एक सीन ट्रांजिशन होता है और लुइस दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है। अब एक और बड़ी रेस होती है जिसमें लुइस फिर से फर्स्ट आता है। इसके बाद एक और रेस रखी जाती है जिसमें जीतने वाले को ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है। लुइस इस रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और यह रेस भी जीत जाता है। यहां वह एक रिकॉर्ड बना देता है, क्योंकि आज से पहले हाई स्कूल का कोई भी स्टूडेंट 4 मिनट में माइल पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन लुइस यह कर दिखाता है। अब लुइस ओलंपिक जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह अपने भाई से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन उसका भाई कहता है, जब तुम इस रेस को जीत भी नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें हारते हुए देखने क्यों जाऊं। इस पर लुइस कहता है, मुझे पता है कि मैं यह रेस नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अगले ओलंपिक में पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जब लुइस जाने लगता है तो उसका भाई उसे एक बहुत बड़ी सीख देता है। जिंदगी में हमें कई बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उस वक्त हार मानने की जगह हिम्मत रखकर आगे बढ़े तो वही मुसीबत हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, कभी भी हिम्मत मत हारना। इसके बाद लुइस वहां से चला जाता है। अगले साल हम देखते हैं कि लुइस 1936 के ओलंपिक में 5000 मीटर की रेस दौड़ रहा होता है। शुरुआत में वह सबसे पीछे होता है, लेकिन रेस के आखिर में लुइस इतनी तेज दौड़ता है कि वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लुइस यहां एक और रिकॉर्ड बना देता है, क्योंकि वह लास्ट लैप सिर्फ 56 सेकंड में पूरा कर देता है, जो उस समय एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। उधर लुइस का परिवार रेडियो पर यह सब सुन रहा होता है और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब लुइस के चेहरे पर हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। अब उसका अगला टारगेट होता है 1940 का ओलंपिक, जिसमें वह अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद सीन 1988 में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि लुइस अब आर्मी ज्वाइन कर चुका होता है। वो एक एयरप्लेन में होता है, उसके साथ 2-3 और सिपाही भी होते हैं। इनका मिशन जापान के एक आर्मी कैंप पर हमला करना होता है। मिशन तो सफल हो जाता है, लेकिन वापस आते वक्त इनका प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है। पायलट मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। कुछ समय बाद इन्हें बताया जाता है कि समुद्र में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे उसी पहले से डैमेज प्लेन में चले जाते हैं। रास्ते में प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और प्लेन सीधे समुद्र में क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन लुइस और 2 और लोग, फिल और मैक, किसी तरह बच जाते हैं। तीनों एक छोटी सी रबर बोट पर आ जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक इमरजेंसी किट होती है, जिसमें थोड़ा सा चॉकलेट और पानी होता है। पहला दिन वे जैसे तैसे निकाल लेते हैं। अगले दिन एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं,
लेकिन प्लेन उन्हें देखे बिना निकल जाता है। इसके बाद पता चलता है कि रात में मैक्स सारी चॉकलेट खा चुका होता है, जिससे लुइस को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। 3 दिन तक वे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। एक दिन एक पक्षी आकर बोट पर बैठ जाता है। वे उसे पकड़कर कच्चा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब होता है कि उल्टी आ जाती है। फिर वे तय करते हैं कि पक्षी को चारे की तरह इस्तेमाल करके मछली पकड़ेंगे। मजबूरी में वे मछली खाते हैं। रात में तेज बारिश होती है। फिर वह बारिश भयानक तूफान में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं बचेगा। इसी बीच लुइस भगवान से प्रार्थना करता है, अगर मैं आज जिंदा बच गया तो अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को समर्पित कर दूंगा। सुबह तक तूफान शांत हो जाता है और तीनों बच जाते हैं। अगले दिन फिर से एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, लेकिन वह जापानी प्लेन होता है जो उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। जान बचाने के लिए तीनों बोट से कूदकर पानी में चले जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां इनके लिए एक और बुरी खबर सामने आती है। जापानी हमले के दौरान इनकी एक रबर बोट में गोली लग जाती है, जिससे वह बुरी तरह डैमेज हो जाती है। हालांकि दूसरी बोट में भी छेद होते हैं, लेकिन ये लोग उसे जैसे तैसे रिपेयर कर लेते हैं। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि तीनों को सिर्फ एक ही बोट पर रहना पड़ता है, जिससे ये लोग अंदर से पूरी तरह टूटने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और देखते देखते पूरे 45 दिन हो जाते हैं। लेकिन आज का दिन इनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित होता है। इनका एक साथी मैक अब इस हालात को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। भूख, प्यास और मानसिक तनाव के कारण मैक की मौत हो जाती है। मैक की मौत से लुइस और फील गहरे सदमे में चले जाते हैं। उन्हें साफ लगने लगता है कि अब अगला नंबर शायद उनका ही है। भारी मन से वे मैक की बॉडी को समुद्र में बहा देते हैं और फिर अगले 2-3 दिनों तक पूरी तरह अधमरी हालत में पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, 47वें दिन अचानक उन्हें दूर एक नाव शिप नजर आती है। ये देखकर दोनों को लगता है कि अब शायद उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस उम्मीद में वे खुश हो रहे हैं वही उनके दुश्मन देश जापान का जहाज होगा। जापानी सैनिक इन दोनों को रेस्क्यू नहीं बल्कि कैद कर लेते हैं और उन्हें एक प्रिजनर कैंप में ले जाते हैं, जहां जबरदस्ती सैनिकों को कैद करके रखा जाता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों को वहां से दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पहले से ही कई अमेरिकन सोल्जर्स बंद होते हैं। यहां पहुंचते ही जापानी सैनिक इन दोनों पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। इस कैंप का कमांडर होता है कॉर्पोरल द बर्ड वातानाबे। वह सभी अमेरिकन सैनिकों से कहता है, तुम हमारे दुश्मन हो और दुश्मनों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। इतना कहने के बाद वह लुइस के पास आता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है, वह उसे जोरदार पंच मार देता है और चिल्लाकर कहता है, मेरी आंखों में कभी मत देखना। अगले दिन कॉर्पोरल सभी अमेरिकन सैनिकों से पूछता है, तुम में से ओलंपिक एथलीट कौन है? लुइस हाथ उठाकर कहता है, मैं हूं। इसके बाद कॉर्पोरल उसे अपने एक साथी के साथ रेस लगाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन लुइस पहले से ही बहुत कमजोर और जख्मी होता है, इसलिए वह यह रेस हार जाता है। दोस्तों, भले ही लुइस ओलंपिक एथलीट रहा हो, लेकिन उस हालत में कोई भी इंसान दौड़ने लायक नहीं बचता। रेस हारते ही कॉर्पोरल एक बार फिर लुइस को बुरी तरह पीटता है। एक दिन जापानी रेडियो स्टेशन से कुछ लोग आते हैं और लुइस को अपने पास बुलाते हैं। वे उससे कहते हैं, अमेरिकन आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बता दिया है कि तुम मर चुके हो। हम चाहते हैं कि तुम रेडियो पर जाकर अपने परिवार को सच्चाई बताओ। लुइस रेडियो पर जाकर कहता है, मैं जिंदा हूं और जापान के एक प्रिजन कैंप में हूं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जापान वालों का असली चेहरा सामने आता है। वे लुइस को एक कागज देते हैं जिसमें लिखा होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमें धोखा दिया है और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। वे चाहते थे कि लुइस ये सब रेडियो पर बोले। दरअसल ये जापान का प्रोपेगेंडा प्लान था, लेकिन लुइस अपने देश के लिए इतना ईमानदार होता है कि वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और वही होता है, उसे फिर से उसी कैंप में भेज दिया जाता है। कॉर्पोरल उससे कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम मजबूत हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बात कैसे मानी जाती है। इसके बाद वह सभी अमेरिकन सैनिकों को बुलाता है और आदेश देता है, तुम सब एक एक करके इसे मारोगे। लेकिन वहां मौजूद कोई भी अमेरिकन सैनिक लुइस को मारने के लिए तैयार नहीं होता। यह देखकर कॉर्पोरल गुस्से में लुइस के दोस्त फिल को बेरहमी से पीटने लगता है और धमकी देता है, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं फिल को जान से मार दूंगा। यह सुनकर लुइस खुद सबसे कहता है, मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। इसके बाद सभी सैनिक लाइन बनाकर एक एक करके लुइस को मुक्का मारते हैं। दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतने लोगों की मार खाने के बाद लुइस की हालत क्या रही होगी। कुछ समय बाद कॉर्पोरल का प्रमोशन हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। यह सुनकर लुइस मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि कुछ समय बाद बाकी कैदियों को उसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां कॉर्पोरल को प्रमोशन मिला था। कॉर्पोरल को दोबारा देखकर लुइस बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि इतने सैनिकों में
कॉर्पोरल सिर्फ उसी को अपना शिकार बनाता था। इस नए कैंप में हालात और भी ज्यादा नर्क जैसे होते हैं। सैनिकों से बहुत ही बेरहमी से काम करवाया जाता है। एक दिन जब सभी लोग कोयला भर रहे होते हैं तो एक जापानी सैनिक लुइस को ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर में भयानक दर्द होने लगता है। एक और दिन लुइस थककर आधे मिनट के लिए रुक जाता है। वही सैनिक उसे देख लेता है और कॉर्पोरल के पास ले जाकर कहता है, यह काम नहीं कर रहा। कॉर्पोरल गुस्से में एक बहुत भारी लकड़ी उठवाता है और लुइस से कहता है, इसे अपने सिर के ऊपर उठाकर रखो। दोस्तों, यह सीन देखकर किसी का भी दिल रो पड़ेगा। कॉर्पोरल अपने सैनिकों से कहता है, अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। लुइस बहुत देर तक लकड़ी को सिर के ऊपर उठाए रहता है। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की कही बात याद आती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी हार मत मानना। पूरी ताकत लगाकर लुइस लकड़ी को फिर से ऊपर उठा लेता है और कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर देखता है। कॉर्पोरल चिल्लाता है, नजरें नीचे करो, लेकिन लुइस एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाता। यह बात कॉर्पोरल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वह गुस्से में आकर लुइस को बेरहमी से पीटता है। लुइस नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं होती। कॉर्पोरल उसे इतना मारता है कि खुद मारते मारते थक जाता है। रात भर लुइस वहीं पड़ा रहता है, अपने परिवार को याद करता हुआ। कुछ दिन बाद सभी कैदियों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि जंग खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद अमेरिकन एयरप्लेन ऊपर से गुजरते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि वाकई जंग खत्म हो गई है। सभी अमेरिकन सैनिक खुशी से रोने लगते हैं। एयरप्लेन से उनके लिए खाना फेंका जाता है, लेकिन लुइस खाना नहीं खाता। वह सीधा कॉर्पोरल के केबिन में जाता है। वहां उसे कॉर्पोरल की बचपन की फोटो मिलती है, जिसमें वह अपने पिता के साथ होता है। लुइस समझने की कोशिश करता है कि आखिर वह इंसान इतना क्रूर क्यों था। आखिरकार सभी सैनिक अपने देश वापस लौटते हैं। लुइस अपने वतन की मिट्टी को चूमता है और अपने परिवार से मिलता है। मूवी के एंड में असल तस्वीरें दिखाई जाती है। बताया जाता है कि लुइस ने शादी की और उसके 2 बच्चे हुए। कई सालों बाद वह सब कुछ भूलकर कॉर्पोरल से मिलने जापान जाता है, लेकिन वह उससे मिलने से मना कर देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 80 साल की उम्र में लुइस अपने हाथ में ओलंपिक मशाल लेकर जापान में दौड़ रहा होता है, और इसी के साथ ये शानदार सर्वाइवल मूवी खत्म हो जाती है।